चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने अब तक आपको जो बताया है अधि अभिधान का जो टॉपिक है वो बताया और उसका इलस्ट्रेशन भी किया और हमने क्वेश्चन भी किया है। एक न्यून अभिधान का किया है और कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस का एक इलस्ट्रेशन किया और क्वेश्चन किया है। उसी पैटर्न का एक आपके इलस्ट्रेशन हो रहा है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 193 पर। इसमें दे रखा है केएस लिमिटेड ने 15 अप्रैल को 100 रुपये वाले 1,50,000 समता अंश 25 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। देखो इसमें कंपनी ने 1,50,000 इक्विटी शेयर जारी किए। अंश का अंकित मूल्य फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन 25 रुपये का प्रीमियम और मांगा है कंपनी ने, यानी कि 100 रुपये का अंश 125 रुपये में जारी किया है। राशि कैसे मांगी है? आवेदन पर 50, आवंटन पर 50, जिसमें प्रीमियम शामिल है। कितना प्रीमियम शामिल है? 25 रुपये, और प्रथम अंतिम मांग पर 25 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से 125 रुपये कंपनी ने 3 टुकड़ों में मांगा है। 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन आए। देखो इसमें न्यून अभिधान है, न्यून अभिधान है तो आवेदन जब 1,40,000 अंशों के लिए आए तो एंट्री भी हम 1,40,000 अंशों से करेंगे। देखो इसमें कंपनी ने अंश जारी किए हैं 1,50,000 शेयर्स इश्यू ऑफ ₹100 each at 25 रुपीज प्रीमियम। ठीक है, अब इसमें जो राशि मांगी है कंपनी ने, एप्लीकेशन पर 50, अलॉटमेंट पर 50, प्रीमियम सहित इंक्लूड प्रीमियम, प्रीमियम इसमें शामिल है, और फर्स्ट कॉल पर 25 रुपये हो गया आपके 125 रुपये। यानी कि कंपनी ने 100 रुपये का अंश 25 रुपये प्रीमियम लेकर के फिर जारी किया, यानी कि 125 रुपये में। तो 125 रुपये को कंपनी ने 3 टुकड़ों में मांगा है, 50 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 रुपये अलॉटमेंट पर और 25 रुपये फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, इसमें देखो कंपनी ने जारी तो किए थे कंपनी ने 1,50,000 अंश, लेकिन एप्लीकेशन है वो कितने अंशों के लिए आई है? 1,40,000 अंशों के लिए। तो न्यून अभिधान हो गया। जब आवेदन ही 1,40,000 के लिए आए तो कंपनी आवंटन भी 1,40,000 अंशों का ही करेगी, इसलिए सारी एंट्री ही 1,40,000 अंशों से होगी, क्योंकि पैसा ही कंपनी के पास में 1,40,000 अंशों का आया है। 1,50,000 से इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, इसमें क्या है, कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा मांग का पैसा नहीं चुकाया, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आगे की मांग का भुगतान पहले कर दिया है। यानी कि इसमें कॉल्सिन एरियर और कॉल्सिन एडवांस दोनों है। दूसरा, इसमें ब्याज का भी हमारे को करना है, तो ब्याज के बारे में मैंने बता दिया था, तो वो एंट्री में हमारे को इसमें करनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने की, आवेदन राशि प्राप्त होने की हम एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 1,40,000 के लिए आवेदन आए और एप्लीकेशन पर हमने टोटल कितने मांगे हैं? 50 रुपये। तो 1,40,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितना हो गया? 70 लाख रुपए। तो बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे? 70 लाख रुपए से कर देंगे। ठीक है, अच्छा, कंपनी के पास में 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और कंपनी ने पूरे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, तो ये पूरा पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो उसकी एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल 70 लाख रुपए, क्योंकि जितने अंशों के लिए आवेदन आए उतने अंशों के आवेदन को स्वीकार कर लिया है कंपनी ने, तो पूरे 70 लाख रुपए हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गई। इसके बाद में अब अलॉटमेंट की मांग की एंट्री। देखो इसमें अलॉटमेंट पर भी कंपनी ने 50 रुपए मांगे हैं, लेकिन इस 50 रुपए में प्रीमियम भी शामिल है, और प्रीमियम कितना शामिल है? 25 रुपए। तो अलॉटमेंट की पहले मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम की राशि प्राप्त मांग रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो अलॉटमेंट पर कंपनी मांग रही 50 रुपए, तो वही 1,40,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल राशि कितनी हो गई 70 लाख रुपए, टोटल 70 लाख रुपए है। अच्छा इसमें 50 रुपए में 25 रुपए प्रीमियम है तो शेयर कैपिटल में 25 रुपए के हिसाब से राशि आ जाएगी, तो आधी राशि हो गई आपकी, कितने हो गए 35 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी कितना हो जाएगा 35 लाख रुपए, तो इसके भी 35 लाख आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगी आपके अलॉटमेंट की मांग की एंट्री। अलॉटमेंट तक की हमने एंट्री कर ली, अलॉटमेंट की मांग की एंट्री 70 लाख रुपए से की थी। अब अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो हम बैंक वाली एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट के लिए देखो इसमें प्रश्न में सूचना क्या दे रखी है, इसमें दो व्यक्ति है, एक है दे रखा है इसमें महेश जो 1000 अंशों का धारक है, आवंटन राशि का समय पर भुगतान नहीं कर सका, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। महेश ने 1000 अंशों पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। और दूसरी है रमा जिसके पास 800 अंश थे, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिया, यानी कि एडवांस में पैसा आ गया। तो बैंक वाली जब एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की तो इसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों है, तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो अलॉटमेंट की बैंक वाली जो एंट्री है राशि प्राप्त होने की है, और अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस में पैसा भी प्राप्त हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा जब भी प्राप्त होता है हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, तो उसकी अलग एंट्री न करके इसी में कर देंगे टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो अब देखो इसमें अलॉटमेंट का टोटल पैसा हमने मांगा था 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए मांगा था। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा मिला है, देखो अलॉटमेंट का पैसा किसने नहीं चुकाया, इसमें देखा कि महेश जिसके पास 1000 अंश थे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, और अलॉटमेंट पर हमने कितने मांगे थे 50 रुपए, तो 1000 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 50,000। 50,000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई, कितने में 70 लाख रुपए में। अलॉटमेंट का पैसा हमारे को टोटल मिलने वाला था 70 लाख रुपए, तो 70 लाख में से 50,000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी राशि प्राप्त हुई 69,50,000। तो अलॉटमेंट में तो जो पैसा है वो कितना आ जाएगा 69,50,000। ठीक है, अब देखो इसमें एक है रमा, इसके पास में अंश थे 800, और इसने क्या किया है फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिया, और फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितना मांगने वाली थी 25 रुपए, कंपनी ने अभी मांगा नहीं है, लेकिन इसने क्या किया फर्स्ट कॉल का पैसा भी अभी चुका दिया अलॉटमेंट के साथ ही। जो पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है और व्यक्ति ने अगर पहले ही भुगतान कर दिया है तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो 800 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमारे को एडवांस में प्राप्त हो गया। तो कॉल्स इन एडवांस में हम कितना लिख देंगे 20,000। इसका मतलब है टोटल पैसा हमारे को कितना प्राप्त हुआ 69,70,000। कैसे है मैंने बता दिया, अलॉटमेंट का तो 69,50,000, वैसे बनता तो हमारा 70 लाख था, लेकिन वो 1000 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई, तो 1000 अंशों की राशि 50 रुपए के हिसाब से 50,000 हमने कम कर दिए, तो 69,50,000 आ गए। और 20,000 रुपए हमारे को एडवांस में फर्स्ट कॉल के पैसे अभी अलॉटमेंट के साथ ही मिल गए। तो बैंक वाली एंट्री में एक्चुअल पैसा जितना आता है वो हम दिखाते हैं, तो 69,70,000 आ गया। ठीक है, ये तो पैसा आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की जो मांग की एंट्री है वो देखो इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने जो है कितना मांगा है 25 रुपए, तो मांग की एंट्री में तो जितना पैसा मांग रही उतने से एंट्री करेंगे, तो 25 को हम क्या करेंगे 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,40,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो राशि आपके फर्स्ट कॉल की आ जाएगी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके कितना हो गया 35 लाख। तो फर्स्ट कॉल का पैसा है 35 लाख रुपए बनता है।
तो हम मांग की जो एंट्री है 35 लाख से कर देंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉल पर हमारा टोटल 35 लाख रुपए बढ़ता है, मिला नहीं है। कितना मिल रहा है एक्चुअल में वो बैंक वाली एंट्री में दिखाते हैं। अब मांग की एंट्री कर ली। अब देखो इसमें हमारे को फर्स्ट कॉल का पैसा पहले मिल चुका है। कितना पैसा? फर्स्ट कॉल का पूरा नहीं, कुछ पैसा। कितना पैसा मिल चुका है? 20,000। एडवांस में पैसा मिल चुका है तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं? मांग की एंट्री करने के बाद और बैंक वाली एंट्री करने से पहले, तो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या करेंगे? एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में मिला है और कितना मिला है? 20,000। इस एंट्री से हमारे को यह मालूम चल जाता है कि फर्स्ट कॉल का इतना पैसा हमारे को एडवांस में मिल चुका है, तो इतना पैसा हमारे को फर्स्ट कॉल पर कम मिलेगा, क्योंकि टोटल तो हमारा पैसा 35 लाख बढ़ता था, लेकिन 20,000 रुपये हमारे को एडवांस में मिल चुका है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि इसका समायोजन हमारे को करना पड़ेगा। तो ये हम एडजस्टमेंट की एंट्री ये पहले कर देंगे। कईयों में क्या है, कंबाइंड एंट्री भी कर देते हैं, तो मैंने ये आपको एंट्री अलग से बताई है। तो 20,000 रुपये हम 35 लाख में से कम कर देंगे। तो 35 लाख में से अगर 20,000 कम कर दिए तो हमारा पैसा है कितना हो गया? 34,80,000। ठीक है, 34,80,000 रुपये हमारे को फर्स्ट कॉल का मिलना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल का पैसा जब प्राप्त होगा तो हम बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो बैंक वाली एंट्री देखो, बैंक वाली एंट्री है वो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब देखो इसमें ये जो व्यक्ति था महेश, जो 1,000 अंशों का धारक था, उसने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा है उस समय तो नहीं चुकाया था, और वो पैसा उसने कब चुकाया? फर्स्ट कॉल के साथ बकाया पैसा था। तो अलॉटमेंट का उसका बकाया पैसा है वो कितना था? 50,000 रुपये। बकाया पैसा कंपनी को जब भी प्राप्त होता है, बकाया पैसा कंपनी को जब भी प्राप्त होता है, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर। बकाया पैसा कंपनी को जब भी प्राप्त होता है क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन बकाया मांग, और बकाया मांग किसकी थी? अलॉटमेंट की। तो कॉल्स इन एरियर न लिख करके हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट का, क्योंकि बकाया पैसा किसका था? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पैसा। तो फर्स्ट कॉल का पैसा है वो तो हमारे को कितना मिला है? 34,80,000। क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा टोटल हमारा 35 लाख बनता था, उसमें 20,000 रुपये हमारे को पहले एडवांस में मिल गए थे, तो ये हमने कम कर दिए, 34,80,000 मिले। और अलॉटमेंट का बकाया पैसा कितना था? 50,000, वो इसके साथ में प्राप्त हुआ है। तो बैंक वाली एंट्री में इसका हम क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। ये आ गया आपके 35,30,000। यानी कि फर्स्ट कॉल पर हमारे को टोटल 35,30,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 35,30,000 में 34,80,000 तो फर्स्ट कॉल के मिले हैं, और 50,000 रुपए हमारे को अलॉटमेंट के जो बकाया थे वो राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी। अब देखो इसमें प्रश्न में सूचना जो दे रखी है वो देखो इसमें क्या दे रखी है। तो ये मैंने क्या इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अलग कर दी है। बुक में आपके क्या इसी के अंदर मिक्स एंट्री कर दी कि कंबाइंड एंट्री कर रखी है। मैंने ये एंट्री अलग से बताई है कि 20,000 रुपये एडवांस में पैसा मिल गया है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री अलग से बताई है। ये अलग से एंट्री करते हैं तो कब करते हैं? मांग की एंट्री करने के बाद और बैंक वाली एंट्री करने से पहले। ठीक है, अब देखो इसका तो हो गया। अच्छा, इसमें क्या है फिर आगे दे रखा है प्रश्न में कि ब्याज का भुगतान और वसूली उसका करना है। तो ब्याज की राशि जो है कितनी होती है ये देखो आपके। अब देखो इसमें ब्याज की एंट्री, तो सबसे पहले कोई सी भी हम कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस की कर सकते हैं। जैसे कॉल्स इन एडवांस की देखो, एडवांस में जो पैसा है हमारे पास कितना आया था? 20,000 रुपये। और एडवांस में जो पैसा है रमा के 800 अंश थे, 25 रुपये के हिसाब से 20,000 बनता था, और इसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही चुका दिया। अच्छा, अलॉटमेंट की जो डेट है वो कितनी थी? अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी 30 जून, और इसने क्या किया? 30 जून, तो लास्ट डेट को हम मानते हैं कि लास्ट डेट को ही उसने भुगतान किया है।
पेमेंट वाला ये माना जाता है कि लास्ट डेट को ही भुगतान किया। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, पेमेंट अगर पेमेंट वाली बात आ जाती है तो उसमें लास्ट डेट आ जाती है कि 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक, 20 तारीख आखिरी है तो हम यही मानते हैं कि उसने पेमेंट लास्ट तारीख को ही किया। तो अलॉटमेंट की लास्ट डेट इसमें 30 जून है, चालू 1 जून से हो गया था, लेकिन हम ये मानेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा हमारे को 30 जून को ही मिला है। तो इसका मतलब है एडवांस में जो पैसा प्राप्त हुआ है 20,000 फर्स्ट कॉल का, वो भी कब प्राप्त हुआ है हमारे को 30 जून को। जबकि फर्स्ट कॉल का जो पैसा है उसका डेट चालू हो जाती थी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तो उसमें 20 अक्टूबर नहीं मानी जाएगी, 1 अक्टूबर से चालू होगी तो वहीं से माना जाएगा। तो ब्याज है उतने का ही दिया जाएगा। तो इसमें देखो आपके 30 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक फर्स्ट कॉल की जो डेट है, ड्यू डेट राशि भुगतान करने की, वो 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में भुगतान कर सकते थे, लेकिन ब्याज है वो 1 अक्टूबर तक का ही माना जाएगा, 20 अक्टूबर का नहीं। तो 30 जून से लेकर के 1 अक्टूबर तक समय है वो कितना होता है 3 महीने। तो एडवांस में जो पैसा प्राप्त हुआ है 20,000, उस पर कंपनी ब्याज देगी 3 महीने का, और एडवांस राशि पर कंपनी ब्याज है वो किस दर से देती है 12% वार्षिक दर से। ठीक है, और ब्याज का जब भुगतान करती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं इसकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। अग्रिम राशि पर ब्याज का भुगतान करती है कंपनी, तो ये एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, क्योंकि इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक, लेकिन इंटरेस्ट क्या बहुत से होते हैं, कौन सा इंटरेस्ट, इसलिए हमने पूरा लिखा है अग्रिम राशि पर ब्याज, क्योंकि इंटरेस्ट होता है लोन के ऊपर भी होता है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी होता है, और किसी चीज पर भी होता है, इसलिए अग्रिम राशि पर ब्याज है, इसलिए पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। तो 20,000 रुपए पर 3 महीने का 3/12, और दर है वो कितनी आएगी 12%, 12/100। ठीक है, ये आपकी 12 से 12 कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया आपके 600 रुपये। तो अग्रिम राशि पर कंपनी का ब्याज है वो कितना बनता है 600 रुपये, यानी कि कंपनी उन अंशधारी को, उस अंशधारी को 600 रुपये ब्याज का भुगतान करेगी अग्रिम राशि। ये तो हो गया एडवांस राशि पर। तो मैंने बता दिया इसका समय हमने कैसे निकाला है, क्योंकि इसमें 30 जून को अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी, तो इसका मतलब है उसने अलॉटमेंट का पैसा 30 जून को ही चुकाया लास्ट डेट, और फर्स्ट कॉल की राशि है वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चुका सकते थे, तो ब्याज 1 अक्टूबर तक ही दिया जाएगा। तो 1 अक्टूबर तक, 30 जून से 1 अक्टूबर तक समय 3 महीने होता है, तो 3 महीने का ब्याज हमारा 600 रुपये हो गया। ये तो इसका हो गया। अब आगे देखो कॉल्स इन एरिया, बकाया राशि पर कंपनी ब्याज लेती है, बकाया राशि पर कंपनी ब्याज लेती है। तो देखो इसमें बकाया राशि पर कंपनी है ब्याज लेती है, उस पर ब्याज की जो दर है वो कितनी होती है 10% वार्षिक। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि ये वो जो व्यक्ति था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, तो अलॉटमेंट की जो लास्ट डेट है वो तो 30 जून थी। ठीक है, तो इसने 30 जून तक वो पैसा नहीं चुकाया, तो ब्याज 30 जून के बाद में ही लिया जाएगा, उससे पहले का तो ब्याज होगा ही नहीं। और इसने पैसा कब चुकाया है, फर्स्ट कॉल का जब पैसा चुकाया गया। तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी राशि प्राप्त होती है तो हम यही मानते हैं कि उसकी लास्ट डेट को ही प्राप्त हुई है। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा है कि इस तारीख को ये राशि प्राप्त हो गई, जब तो हम क्या करेंगे ब्याज भी उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन प्रश्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो यही माना जाता है कि उस मांग की जो लास्ट डेट होती है उसी दिन राशि प्राप्त हुई है। तो फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में कभी भी चुका सकते थे, लेकिन लास्ट डेट उसकी क्या थी 20 अक्टूबर। प्रश्न में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि फर्स्ट कॉल का पैसा है कब प्राप्त हुआ है 20 अक्टूबर को, जैसे हमने अलॉटमेंट का माना है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा है वो 1 जून से चुका सकते थे, लेकिन लास्ट डेट कब थी उसकी 30 जून, तो हमने 30 जून को ही माना है, तो वैसे इसमें मानेंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो 20 अक्टूबर को प्राप्त हुआ है, और उस व्यक्ति ने जो बकाया पैसा था 50,000 रुपये, वो पैसा फर्स्ट कॉल के साथ में चुकाया, यानी कि कब चुकाया है 20 अक्टूबर को चुकाया है। जब 20 अक्टूबर को चुका है तो 20 अक्टूबर तक का ब्याज लिया जाएगा, कितने से लेकर के 30 जून से लेकर के 20 अक्टूबर तक।
तो 30 जून से 20 अक्टूबर तक समय देख लो आपके। अब इसमें 20 अक्टूबर अगर तो दिन हो गए तो दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जून के बाद में देखो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के आपके 31, सितंबर में 30 होते हैं और अक्टूबर के कितने 20, ये जोड़ लो आपके 112 दिन। यानी कि कंपनी इस पर 112 दिन का ब्याज लेगी और बकाया राशि पर कंपनी ब्याज है वो कितना लेगी 10% वार्षिक दर से। तो 10% वार्षिक दर से ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कितने दिन का 112 दिन का। और राशि कितनी है 50,000। तो 50,000 पर हम निकाल लेंगे ब्याज। तो आपके देखो आपके 50,000 रुपए पर 10% की दर से 112 दिन का, 112 दिन है तो नीचे क्या लिखेंगे 365 दिन। महीने होते तो हम नीचे क्या लिखते हैं 12, तो 365। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 50,000 पर 112 दिन का ब्याज 10% की दर से कितना होता है 1534 रुपए। ये ब्याज कंपनी प्राप्त करेगी और कंपनी को बकाया राशि पर ब्याज प्राप्त होता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 1534 रुपए से इस ब्याज की एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो हमने कॉल्स इन एडवांस पर जो ब्याज बढ़ता है उसकी एंट्री कर दी और कॉल्स इन एरियर पर जो कंपनी ब्याज प्राप्त कर रही है उसकी एंट्री कर दी। तो ये जो हमने इलस्ट्रेशन किया था इसमें आपके न्यून अभिदान है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और ब्याज, इनके सभी के बारे में दे रखा था। तो ये इलस्ट्रेशन है, आप एक बार फिर से सोल्व कर लेना। न्यून अभिदान में और इंटरेस्ट है हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें।